गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमार और स्वागत है आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का थर्ड फंडामेंटल फोर्स अपन स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने नेचुरल फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर अपन ने दो फोर्स स्टडी किए थे। फर्स्ट वन वाज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज की वीडियो के अंदर अपन स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? ओके, न्यूक्लियर फोर्स acts in nucleus of an atom. Okay, that's why it is called nuclear force. एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये आपका वर्क करता है, उसके अंदर आपका ये एग्जिस्ट करता है। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कि एटम की सेंट्रल एंटिटी होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एटम के सेंट्रल पार्ट में जो आपका रीजन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके को एग्जिस्ट करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस के मेंबर होते हैं उनको कलेक्टिव फॉर्म के अंदर अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ओके, और एटम के सेंटर के अंदर जो आपका रीजन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आउट ऑफ न्यूक्लियस कोई पॉजिटिव पार्टिकल आपका होता ही नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस इज अ रीजन विच होल्ड्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास। अब यहाँ ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जिनका मास कुछ ना कुछ तो होता है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि एटम का पूरा टोटल मास जो है वो आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। नहीं, एटम का लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट सारा का सारा जो मास है वो आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट, ठीक है, पूरा का पूरा आप नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन होता है एटम का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और लगभग सारा मास एग्जिस्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका एग्जिस्टेंस जो था, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, वो क्यों लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो एक बात बताइए आप कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपका ज़ीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर देखा था ये। अब न्यूट्रॉन तो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो वो तो किसी और के ऊपर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज टू अप्लाई और टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स one must have the electric charge. Okay, and neutron does not have electric charge, so it is not able to apply or to experience the electromagnetic force. So while considering the electromagnetic interaction, we can neglect the neutron. Okay, proton positively charged है, तो it has the capability to apply or to experience the electromagnetic force. एक प्रोटॉन बाकी के जो बचे हुए प्रोटॉन्स हैं उनको क्या करेगा? रिपेल करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो एक प्रोटॉन अपने चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाले बाकी प्रोटॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, ओनली इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की आप बात करें तो एक प्रोटॉन बाकी बचे हुए सारे प्रोटॉन्स को क्या करेगा? उनको रिपेल करेगा। अगर एक प्रोटॉन रिमेनिंग प्रोटॉन्स को अगर रिपेल करता है तो देयर शुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ना, बिकॉज इफ वन प्रोटॉन इज रिपेलिंग ऑल द रिमेनिंग प्रोटॉन्स देन देयर इज नो चांस दैट दीज प्रोटॉन्स एवर कम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। अगर ये सब एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे हैं एक्चुअली के अंदर, तो इनका एक साथ आकर न्यूक्लियस बनाना तो इम्पॉसिबल है। ओके, लेकिन न्यूक्लियस तो फिर भी बना होता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन के बावजूद भी न्यूक्लियस जो है उसका फॉर्मेशन क्यों होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मान लीजिए कि एक जगह अपन ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स को कलेक्ट किया है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके बावजूद वो एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जोर जबरदस्ती सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह का बॉन्डिंग नहीं है, उनके बीच में कुछ और नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूट्रॉन का किस्सा चलो ठीक है कि वो उस पर चार्ज नहीं होता, तो वो बेचारा अट्रैक्शन रिपल्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट प्रोटॉन पर चार्ज होता है तो एक प्रोटॉन बाकी सारे बचे हुए प्रोटॉन को रिपेल करना चाहिए, और रिपेल करना चाहिए तो न्यूक्लियस बनना ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी अगर न्यूक्लियस बनता है तो उसका मतलब यही निकल सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अलावा कोई और फोर्स होगा जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बाइंड करके रखता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को काउंटर करेंगे तो न्यूक्लियस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद अगर न्यूक्लियस बनता है तो देयर मस्ट बी सम अदर काइंड ऑफ फोर्स, ओके, विच इज बाउंडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म न्यूक्लियस, and that particular force which is acting in the nucleus between proton and neutron to form nucleus is called nuclear force, okay। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके एक न्यूक्लियस बनाने के लिए जो फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फोर्स आपका जिम्मेदार होता है, वो फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि केवल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती तो न्यूक्लियस के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एक साथ न्यूक्लियस बनाते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन को काउंटर करके न्यूक्लियस बनाते हैं, देन देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्गर फोर्स देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जहां तक स्ट्रेंथ की बात है तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रांग होता तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्सन था वो डोमिनेंट फैक्टर होता, और अगर रिपल्सन डोमिनेंट फैक्टर होता तो न्यूक्लियस कभी बनता ही नहीं। अगर न्यूक्लियस बन रहा है और उनके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर न्यूक्लियर फोर्स आपका अप्लाई होता है जो एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज वे मच लार्जर देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ओके। स्ट्रेंथ के मामले में न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ओके। सो व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर? न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ओके। चार फंडामेंटल फोर्सेस में से न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी कारण प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले रिपल्सन के बावजूद भी ये न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है, ओके। अब प्रॉपर्टीज की जहां तक बात करें कि न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम नहीं जानते। अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, उसका फॉर्मूला अपन ने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताया था, F = G m1m2/r²। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किया था, उसमें हमने कोलाम फोर्स पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला जो आपका फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला भी अपने को पता है। पर न्यूक्लियर फोर्स का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा वो हम नहीं जानते। हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं और वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो आपका चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ओके। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो चार्ज से कोई रिलेट करेगा, नहीं। प्रोटॉन पे चार्ज है कोई बात नहीं, उस पर भी लगेगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो उस पर भी लगेगा, ओके। न्यूक्लियर फोर्स का इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो मतलब ये कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, क्योंकि चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं है। और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो सबके बीच में लगेगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ओके। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर वेदर द पार्टिकल इज चार्ज और नॉट, okay। So first property of nuclear force is nuclear force does not depend upon the electric charge of the particle। second आपका ये बात करें अपन तो second one ये कि ये आपका short range force होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अप्लाई नहीं होता। ये नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका अप्लाई होगा या फील होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम दूरियों के लिए, बहुत कम डिस्टेंसेस के लिए ये आपका फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। और वो डिस्टेंस का जो रेंज है आपका वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर, या जिसको फेम्टोमीटर या जिसको फर्मी बोलते हैं, और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओके।
1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर और फेम्टोमीटर और लगभग साइज ऑफ न्यूक्लियस, सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिस्टेंस आप करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स का जो टेंडेंसी है, न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज ओनली एप्लीकेबल at the order of 10⁻⁻15 meter, which we can call one Fermi or one femtometer, or we can say that the range of nuclear force is almost as the size of nucleus. Okay, न्यूक्लियस के साइज के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है। अगर आप उससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स को आप ट्राई करेंगे तो देयर वुड बी नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस लार्जर देन द 10⁻⁻15 मीटर। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, लगभग न्यूक्लियस के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी न्यूक्लियर फोर्स की वो ये कि एट एवरेज डिस्टेंस के लिए इसका नेचर अट्रैक्टिव टाइप का होता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से ऑन एन एवरेज आपका फर्मी के लेवल पे जो डिस्टेंस है अगर उस पे है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 फर्मी के लगभग उनका डिस्टेंस है, तो उस एवरेज डिस्टेंस के ऊपर इसका नेचर आपका अट्रैक्टिव होता है। मतलब अगर 1 फर्मी के ऊपर प्रोटॉन है, 1 फर्मी डिस्टेंस के ऊपर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 फर्मी है तो उनके बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका नेचर आपका कैसा होगा, अट्रैक्टिव टाइप होगा। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही अट्रैक्टिव टाइप का लगेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव टाइप का होता है, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितनी भी हो, तब तो हमारे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके और सारे एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाते, न्यूक्लियस का वॉल्यूम लगभग 0 हो जाता, डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती, तब तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर नहीं होती। 1 फर्मी के लगभग अगर डिस्टेंस है आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तब तक न्यूक्लियर फोर्स का जो आपका नेचर है वो अट्रैक्टिव होगा। पर अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक दूसरे के और क्लोजर लेके आएंगे, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में लेके आएंगे, डिस्टेंस को और कम करेंगे, लेस देन 1 फर्मी करेंगे, तो 0.8 फर्मी या 0.8 फेम्टोमीटर पे जाके जो नेचर है न्यूक्लियर फोर्स का वो आपका रिपल्सिव टाइप हो जाता है। ओके, मतलब 1 फर्मी का डिस्टेंस है, वहां तक तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। पर अगर आप डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से डिक्रीज करेंगे, 0.8 फर्मी से कम करेंगे, तो यही न्यूक्लियर फोर्स जो था उसका नेचर आपका रिपल्सिव टाइप हो जाता है। तब पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होके एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट होके 0 वॉल्यूम न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट होगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, सो व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 0.8 फर्मी और व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 0.8 femtometer, then the nature of nuclear force acting between the proton neutron or neutron neutron becomes repulsive। तो 1 फर्मी की डिस्टेंस तक कैसा है आपका, अट्रैक्टिव टाइप का है, पर 1 फर्मी से अगर डिस्टेंस को आप कम करेंगे, 0.8 फर्मी से अगर आप उसको डिस्टेंस को कम करेंगे, तो यही सेम न्यूक्लियर फोर्स आपका अट्रैक्टिव से क्या बन जाएगा, रिपल्सिव बन जाएगा। ओके, दूसरी बात, सबके बीच में ये आपका सेम टाइप से लगता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ और लगेगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ और लगेगा, 2 न्यूट्रॉन के बीच में कुछ और लगेगा। सभी पार्टिकल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगी ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, वो सबके लिए आपकी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड फंडामेंटल फोर्स और द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सो न्यूक्लियर फोर्स की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका एटम के न्यूक्लियस में अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस आप सबको पता है कि क्या होता है, एटम के सेंटर में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको कलेक्टिव फॉर्म में आप न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो
अब आप देखा जाए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन तो करेगा नहीं, ना किसी को रिपेल करेगा ना किसी को अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेंगे। सब प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ आपके एग्जिस्ट करते हैं। सारे पॉजिटिव चार्ज अगर एक ही जगह पे एग्जिस्ट करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब एक प्रोटॉन ये चाहेगा कि उसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई दूसरा प्रोटॉन एग्जिस्ट ही ना करे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की केवल बात करें तो हर एक प्रोटॉन ये चाहता है कि बाकी सारे प्रोटॉन यहाँ से भाग जाएं। अगर ऐसी टेंडेंसी होगी तो न्यूक्लियस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस बनने के लिए तो बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए था, पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अलावा हम कुछ भूल रहे हैं, कोई दूसरा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम कर रहा है, जो इन सबको बाइंड करके रखता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही जगह बहुत कम डिस्टेंस के अंदर, बहुत कम वॉल्यूम के अंदर कन्फाइन करने वाले उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमजोर होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डोमिनेंट होता, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के से पास आते ही नहीं, वो एक दूसरे से दूर भाग जाते, तो न्यूक्लियस बनने का ही सवाल पैदा नहीं होता। अगर न्यूक्लियस बना है, और न्यूक्लियस बना होता है, हम सब जानते हैं कि हर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन के अलावा भी कोई एक दूसरा फोर्स है जो इनके बीच में अट्रैक्शन का काम करता है, इन सबको बाइंड करके रखता है, एंड दैट स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, प्रॉपर्टीज क्या थी कि न्यूक्लियर फोर्स आपका चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है उस पर भी अप्लाई होगा, न्यूट्रॉन पे नहीं है तो उस पर भी अप्लाई होगा, चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता अपनी न्यूक्लियर फोर्स के साथ। दूसरा, बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई होता है। 1 फर्मी जो आपका 1 फेम्टोमीटर या 10⁻⁻15 मीटर जो न्यूक्लियस का साइज होता है वहाँ तक ही अप्लाई होता है। अगर आप डिस्टेंस इससे ज़्यादा करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 0 हो जाता है, इसीलिए ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही अप्लाई होता है, इसीलिए आप इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लंबी डिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं होता। और दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन एक दूसरे से अप्रॉक्सीमेटली 1 फर्मी की डिस्टेंस पर होते हैं तब तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स की नेचर होती है अट्रैक्टिव। मतलब जब तक वो 1 फर्मी के सेपरेशन पर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कैसा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव टाइप लगेगा। पर अगर आप डिस्टेंस का वैल्यू 0.8 फर्मी से या 0.8 फेम्टोमीटर से डिक्रीज कर देते हैं तो यही अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स आपका क्या बन जाता है, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स बन जाता है। ओके, तो 1 फर्मी की डिस्टेंस तक तो अट्रैक्शन लगेगा, बट इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी देन द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विल बिकम रिपल्सिव, रिपेल करेंगे वो, ठीक है। और अच्छी बात है कि और ज़्यादा करीब आने पर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि अगर वो करीब आने पर एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे तब हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट होकर 0 वॉल्यूम न्यूक्लियस बनाएंगे जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट होगा, जो प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि सब पे बराबर लगता है, ठीक है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, सब पर इक्वली लागू होता है। ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स था जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। अब कई हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यूरेनियम का एग्जांपल लीजिए आप। यूरेनियम का एग्जांपल आप लें तो यूरेनियम के अंदर एटॉमिक नंबर उसका 92 होता है, तो प्रोटॉन कितने हुए 92, और 235 में से 92 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने हुए आपके 143। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस की अगर बात करें तो उसमें 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। चलो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, तो न्यूट्रॉन की बात नहीं करते, बात प्रोटॉन की आती है। 92 प्रोटॉन है, बेशक उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वो न्यूक्लियर फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। पर जब प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपका
न्यूक्लियर फोर्स को काउंटर करके और न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर चला जाए। पर उन 92 प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन है वो इतना हो जाता है कि वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर अगर प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो तो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन जो था वो इतना हो जाता है कि न्यूक्लियस आपका पार्शियली अनस्टेबल हो जाता है। और ऐसे न्यूक्लियस जो आपके पार्शियली अनस्टेबल होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करें, क्योंकि नेचर में हर एक पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक एंटिटी का ये टेंडेंसी होता है टू स्टेबल इटसेल्फ। तो 92 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सन जो था वो यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करेगा पर अनस्टेबल जरूर कर देगा। और उस अनस्टेबिलिटी के कारण वो न्यूक्लियस ये चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। अब वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो अनस्टेबल सिस्टम होता है वो हाई एनर्जी सिस्टम होता है, स्टेबल सिस्टम जो होता है वो लो एनर्जी सिस्टम होता है। अगर 92 प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का वो अनस्टेबल है, मतलब वो हाई एनर्जी स्टेट में है, वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप को क्या करूं, स्टेबल करूं, मैं अपने आप को लो एनर्जी स्टेट में लेके आऊं। तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली क्या करेगा, रिलीज करेगा। एंड दैट ऑटोमेटिक एमिशन ऑफ रेडिएशन, अपने आप की एनर्जी को अपने आप निकालना बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। यूरेनियम न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप में से एनर्जी रिलीज करता है, अपने आप में से रेडिएशन रिलीज करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के जब कोई न्यूक्लियस अपनी मर्जी से अपने आप में से रेडिएशन रिलीज करता है, उस न्यूक्लियस को, उस एलिमेंट को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से कोई भी एटम या कोई भी न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी अपने आप में से रिलीज करता है। ठीक है, और वो जो ऑटोनॉमस एमिशन होता है किसी भी न्यूक्लियस से बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, उसको निकलने वाली एनर्जी को रेडिएशन बोलते हैं, उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और उस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस के अंदर जहाँ न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शंस बिटवीन द प्रोटॉन्स, तब उस केस के अंदर न्यूक्लियस अपने आप में से एनर्जी निकालने लग जाता है। उस एनर्जी निकालने की प्रोसेस को अपन रेडिएशन कहते हैं, उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। दैट प्रॉपर्टी जो है उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप में से एनर्जी रिलीज करता रहता है, रेडिएशन रिलीज करता रहता है। उस रेडिएशन में आपके 3 तरह के आपके होते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है और गामा रेडिएशन होती है। याद रखिएगा, अल्फा और बीटा पार्टिकल होते हैं, गामा जो है वो वेव होती है, गामा जो है वो आपकी रेडिएशन होती है। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियर फोर्स। डिटेल के अंदर इस फोर्स के बारे में आप क्लास 12 के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब लास्ट का जो फंडामेंटल फोर्स हमारा बचता है वो आपका वीक फोर्स है या वीक इंट्रैक्शन फोर्स है, वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए आपका काम ये है कि न्यूक्लियर फोर्स का ये जो वीडियो है उसको आप पढ़िएगा, फिर अपनी टेक्स्ट बुक जो है NCERT की उसमें से न्यूक्लियर फोर्स को पढ़िएगा। और अगर कोई डाउट आ जाती है किसी भी तरह से, किसी भी लाइन में आपको कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप जो हमारा 11th क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर आप अपनी डाउट शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके जितनी भी डाउट होगी उन डाउट का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।